मुजाहिद रेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और ऐसा लगता है कि पंजाब के निगरां वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होते ही गालिबन मैं इसलिए कहूँगा, यकीन से नहीं कह सकता कि गेम प्लानर ने कह लें या इस्टेब्लिशमेंट ने कह लें या उनके ऊपर वालों ने उनसे वो काम लेने शुरू किए जो अपने वज़राए आला से लिए थे। ख़ास तौर पर जो मीटिंग हुई वज़ीर आला हाउस में, जिसमें आईजी और चीफ सेक्रेटरी जो पुलिस के और ब्यूरोक्रेसी के बड़े होते हैं और जिनके हुक्म पर पत्ता हिलता है, यानी कार्रवाइयाँ होती हैं, इस मीटिंग में लगता है ये तय हुआ कि हुआ होगा कि साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात इमरान खान के राइट हैंड मैन फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया जाए। तो आज फवाद चौधरी की बड़ी ड्रामाई अंदाज में गिरफ़्तारी हुई। उन पर इल्ज़ाम ये लगा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहा है, उनको धमकियां दी हैं। मिस इन्फॉर्मेशन मरियम नवाज़ का कहना था, हत्ता कि उनके कहने के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की फैमिली के अरकान को अगवा करने तक की फवाद चौधरी ने धमकी दी। देखें, फवाद चौधरी साहब बहरहाल गिरफ्तारी के वक्त फूलों की पर नीचे जा रहे थे, बड़े जोश व खरोश में नज़र आ रहे थे। और अभी फवाद चौधरी साहब गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये भी सुन लीजिएगा। जो मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी ना करें। और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकलें और बगावत करें इस निज़ाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निज़ाम में पिस जाएंगे। आज इमरान की गिरफ्तारी के थोड़ी देर बाद इंतहाई फिल्मी अंदाज में, ड्रामाई अंदाज में उनके भाई की गिरफ्तारी भी अमल में आई। ज़रा देखिए ये झलक। लेकिन मैं बराह रास्त आ जाता हूँ अपने नुमाइंदों पर कि जो इस वक्त मौजूद थे। लाहौर में हमारे साथ अरसलान भट्टी हैं और कंबर जैदी इस्लामाबाद में हैं। पहले वहाँ पहुँच गए। भट्टी साहब, मैं आपका बाद में आऊँगा तफसील से, पहले कंबर जैदी से पूछूँ कि कंबर, आज गालिबन सर्दी है, एक लंबा तवील फासला तय करके लाया गया फवाद चौधरी को, सख्त सिक्योरिटी होगी, क्या हुआ आज कंबर? मुजाहिद रिजवी साहब, जिस तरह आपने बताया कि ड्रामाई अंदाज में लाहौर में गिरफ्तारी हुई थी, इसी तरह ड्रामाई अंदाज में यहाँ पे पेश किया जाने से पहले जो मनाजिर हमने देखे वो हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं। यहाँ पे पुलिस की एक गाड़ी आई जिसमें सफ़ेद चादर डाल के एक शख्स को बिठाया गया था और तमाम PTI के अरकान जमा हो गए उस गाड़ी के गिर्द और नारेबाजी शुरू कर दी। PTI के रहनुमा भी वहाँ पर, सीनियर रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे और वेट किया जा रहा था कि ड्यूटी जज नवीद खान, जिनकी अदालत में पेश किया जाना था, कि वहाँ पर फवाद चौधरी को पेश किया जाएगा। इतने में ये गाड़ी आई, लोगों ने नारेबाजी शुरू की, रहनुमाओं ने कहा कि इसके पास से चादर उतारी जाए, ये कोई टेररिस्ट नहीं है। फवाद चौधरी साहब हैं, सीनियर सियासतदान है, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन वो एक कैमोफ्लेज नजर आया, बज़ाहिर वो एक धोखा नजर आया, क्योंकि कुछ देर बाद वही गाड़ी उसी शख्स को लेके जिस पे सफ़ेद चादर डाली थी वो लेकर चली गई। और जबकि तमाम लोग जो कि नारेबाजी कर रहे थे वो जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है नवीद खान, उनकी अदालत में चले गए। यानी पुलिस ने जिस तरह से ड्रामाई अंदाज में लाहौर में गिरफ्तारी की, यहाँ पे पेश करने के हवाले से इसी तरह ड्रामाई अंदाज में उनको पेश किया जाना है। अभी हम तक कंफर्म इतलात नहीं है कि वो यहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूम से अभी मैं आया हूँ, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं वो ज़रूर मौजूद हैं। वहाँ पे PTI के रहनुमाओं का भी अब रश लग गया है और यहाँ से जो डाइवर्ट होके गए हैं वो सारे वहीं पर पहुँच गए, लेकिन हमें फवाद चौधरी साहब वहाँ पर नज़र नहीं आए। जबकि हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि तकरीबन 1 घंटे से वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद में उनको मुख्तलिफ शाहराहों पे फिराया भी जा रहा है। जिस तरह आपने देखा कि लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों को जो है इस्तेमाल किया गया और उसके बाद फिर वो बजरिया मोटरवे उनको इस्लामाबाद। कंबर, आप हमारे साथ रहिएगा, जरा हम जरा लाहौर में चलते हैं अरसलान भट्टी साहब के पास। यानी ये एक बड़ी इनको इंटरेस्टिंग बात ही कहूँगा कि पास में जो पंजाब में गवर्नमेंट रही नून लीग की, उस दौर में फवाद चौधरी या दीगर लोगों की इस तरह गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या ये आपको एक बड़ा, जिसे मैं कहता हूँ कि इसको मैं कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि कल जो निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग हुई IG और चीफ सेक्रेटरी के बाद, उसके बाद ही बड़ी तेज़ रफ्तारी से ये कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ और उनके भाई को भी पकड़ा गया, खुद उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। ये गैर मुतवक्का था भट्टी साहब फवाद चौधरी का गिरफ्तार होना, क्योंकि जो बातें आज कह रहे थे पहले भी कहते रहे।
बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। बात यह है कि फवाद चौधरी साहब को सुबह उनके घर डब्ल्यू बॉक डिफेंस से जो है उनको ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार किया गया। पहले उनको ले जाया गया ठोकर न्याज बेग पुल के पास, और वहाँ पर जाकर जो है वो उन्होंने देखा कि जी शायद राहदारी रिमांड दरकार होगा, तो उन्होंने उनको मुकामी अदालत में पेश किया सुबह तकरीबन कोई 10-11 बजे के करीब। उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने पहली मरतबा का, दूसरी मरतबा का, तीसरी मरतबा का, इस वक्त वहाँ पर समाअत जारी है इस केस की। लेकिन वो बताया यही गया कि जी कि उनको यहाँ से ले जाकर इस्लामाबाद की जो अदालत थी वहाँ पर पेश करना है, तो इसलिए उनको भिजवा दिया गया है। आईजी पंजाब ने यह कहा जी कि वो रहीम यार खान थे वज़ीर आज़म साहब के साथ ड्यूटी पर, और उनको वहाँ पर सिग्नल्स का मसला था जिसकी वजह से वो शायद मैसेज पूरी तरह कन्वे नहीं कर पाए, उनको नहीं कन्वे हो पाया, तो उस वजह से थोड़ा सा ताख़ीर हो गई। और उन्होंने कहा जब मैंने रब्ता किया तो उस वक्त तक वो इस्लामाबाद पहुँच चुके थे। ये तो थी हुकूमत की जो सारी उनकी तरफ से जो कार्रवाई की गई। अब देखना ये था कि जो आपने सवाल किया जी कि किस तरह गिरफ्तार किया गया, मामला यह है जी कि वो कोई इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी कि इन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पे कुछ गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी, जो कि आइन और कानून के मुताबिक नहीं थी, जिसके ऊपर ये सारी कार्रवाई हुई है। और फवाद साहब ज़ाहिर है राइट हैंड मैन है इमरान खान के, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, और उनकी गिरफ्तारी जो है वो कोई आम बात या मामूली बात नहीं है। उनको ले जाया गया है यहाँ से। लेकिन क्या फैसला करता है इसका इंतजार है सबको। भट्टी साहब, उनके भाई फैसल चौधरी को भी मैं देख रहा हूं कि घसीटता हुआ ले जाया गया, और फवाद चौधरी हों या सवाती साहब हों या तहरीक इंसाफ की क़यादत, वो ज़बान तो इस्तेमाल करती रही है। लेकिन आप नहीं समझते कि निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो एक सहाफ़ी भी हैं, दानिश्वर भी हैं, आज़ादी सहावत के लिए खुद एक बड़ा वो रखते हैं, उनके होने के गालिबन 24 घंटे बाद ही इस तरह की गिरफ्तारी अमल में आना, पुलिस की इस तरह की कार्रवाई करना। फिर आपने ये भी देखा होगा कि चीफ सेक्रेटरी और मैं देख रहा था एक बड़े फ्रंट पेज पे सबसे बड़े अखबार अंग्रेज़ी के उसमें तशरीह कि आईजी से मीटिंग कर रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में अभी उन्हें आते ही 48 घंटे हुए हैं उनकी शख्सियत पर, उनकी सहाफ़ती आज़ादी पर, उनके चैनल पर। इस पर मैं कोई लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे उनसे ताल्लुक़ रहा है। पड़ेगा तो ना, उनको जिम्मेदारी कबूल तो करनी पड़ेगी ना। भट्टी साहब, बरेलवी साहब देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसमें जी बरेलवी साहब, उसमें यह है कि देखिए उनको 48 घंटे ही हुए हैं निगरान वज़ीर आला को आए हुए। लेकिन देखिए ये फैसले जो हैं ये आप ये नहीं कह सकते कि उनके अकेले का था। ये फैसले बहुत ऊपर से आते हैं कि किसको गिरफ्तार करना है, किस केस में करना है। माजी में हम बहुत छोटे छोटे होते थे, आप तो उस वक्त जवान थे, आतिश जवान था, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि लोग साइकिल चोरी या बकरी चोरी के केस में भी पकड़ लेते थे। तो मामला सिर्फ इतना है कि ये एक तरफ से नहीं है, ये बहुत ऊपर से कहीं से आया है, और उसके लिए जाहिर है उनको पूरी आशीर्वाद हासिल होती है कि मुख्तलिफ इदारे जो होते हैं, आज भी जब फवाद चौधरी साहब को सुबह हिरासत में लेकर गिरफ्तारी उनकी डाली गई तो उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग उनके साथ थे जो सादा कपड़ों में मलबूस थे। वो कौन थे ये तो वक्त बताएगा या हुकूमत बता सकती है, बेहतर मैं नहीं शायद बता सकूंगा। लेकिन एक बात तय है कि इनके आने के फौरन बाद जो है कार्रवाइयाँ ज़रूर तेज़ हुई हैं। मसलन आज जो ब्यूरोक्रेसी है आपकी वो पूरे पंजाब की तकरीबन तब्दील कर दी गई है। आईजी पंजाब आते ही तब्दील हुए, सीसीपीओ तब्दील हो गए, और बड़े शहरों में जो डीपीओज़ आरपीओज़ थे उनको भी कोशिश की जा रही है। आज बहुत सारे लंबी तादाद दर्जनों जो सेक्रेटरी थे वो तब्दील हुए, लेकिन तेज़ी ज़रूर आई है। मैं ये ज़रूर आपकी बात से इतफाक़ करता हूँ, लेकिन मैं इस बात से इतफाक़ नहीं करता कि ये कार्रवाई इन्होंने सिंगल हैंडेडली जो है निगरान वज़ीर आला की हो सकती है, चूँकि वफाकी हुकूमत बिल्कुल ऑन बोर्ड होगी तभी ये सारा कुछ हुआ। लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि वज़ीर आला किसी भी सूबे का हो, लेकिन मैं कोई और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ या इस तरह की कार्रवाइयों को खामोशी से देखें या वो उसमें उनका हाथ हो, वो एक अलग होता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि मोहसिन नकवी साहब का जो पस मंज़र है मैं भी थोड़ा बहुत ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इस हवाले से मैं सवाल किया। कमर जैदी ये अजीब बात नहीं, कमर जैदी के लाहौर में उनकी गिरफ्तारी आई, लाहौर में वो रहते हैं, तो ये जो एक पॉलिटिकल लीडर को इस तरीके से लाया गया, फिर आप कह रहे थे चादर पढ़ाई गई, तो और इसको स्क्रीनों पे दिखाया गया, मकसद ये था कि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। इस तरह के सीन दिखा के पीटीआई के लोग कहते हैं जी बड़े मम्मी डैडी होते हैं, तो और शायद बेचारे लोग निकले नहीं। तो इस पस मंज़र में ये कह रहा था कि ये सब कुछ जो फवाद चौधरी के साथ हुआ ये एक तरीके से एक यानी जिसे कहते हैं सबक देने के लिए लोगों को नहीं दिखाया जा रहा था। कंबर
जी बिल्कुल ऐसे ही है मुजाहिद बरेलवी साहब, मैं आपके जो ये तज्जिया है इससे बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि आप देखें कि आज के दिन में ही पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमाओं पे पर्चा भी हुआ है। इवन अगर आप बात करें लाहौर में तो वजाहत हुसैन और उसके साथ मुनिस इलाही पर भी पर्चा हुआ है। तो एक कार्रवाइयों का सिलसिला बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है कि जैसे ही निगरान सेटअप आया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पीटीआई पर जो पीटीआई को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर हम इसको कहें तो उसका एक निशाना बनाया जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद फिर जिस तरह से आज अदालत में पेशी के मौके पर हमें नजर आया, तो वो तमाम चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं और पीटीआई के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है, क्योंकि ये हुकूमत, पंजाब की हुकूमत पीटीआई की अपनी हुकूमत थी जिन्हें इन्होंने खुद अपनी असम्बली को तोड़ा और उसके बाद अब कार्रवाइयाँ जो हैं बाकायदा तौर पर पीटीआई के खिलाफ हमें होती नजर आ रही हैं। आज इसके अलावा भी रावलपिंडी में कुछ रहनुमाओं ने एहतजाज किया, उन पर भी जो लोकल सतह के रहनुमा हैं उन पर भी पर्चे दिए गए। और इसके साथ जो फराज चौधरी हैं जिन्होंने जेलम रोड को ब्लॉक किया था जीटी रोड पे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही उन्होंने ब्लॉक किया, तहरीके इंसाफ के कारकुनान को मुंतशिर कर दिया गया। यानी तहरीके इंसाफ के हवाले से जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो बाकायदा तौर पर तेज भी हो गया और वो हमें बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस तरह से फवाद चौधरी का तो समझ में आता है, फैसल चौधरी तो एक वकील हैं, उनको भी जिस तरह गिरफ्तार किया गया और जो स्क्रीन पे हमें दिखाया जा रहा था और हम जो देख रहे थे, फिर उनकी खैर वाइफ भी सामने आई, तो ये सब जो है मेरा क्या आप नहीं समझते कि पॉलिटिकली आप भी माशाल्लाह इतने अब तो खासी सीनियर हैं सियासी तौर पर, फवाद चौधरी के बाद फैसल चौधरी की इस तरीके से गिरफ्तारी के मनाजिर जो स्क्रीन पर आएंगे, उससे जो अभी नौजायदा वो केयरटेकर जो अभी 48 घंटे पहले आए हैं उनकी जानिबदारी पर, बल्कि उनकी जो इस तरह की कार्रवाइयों पर, उनकी लफ्ज बदनाम तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन साख को नुकसान नहीं पहुंचेगा। भट्टी साहब, रेलवी साहब, एक बात तो तय है कि उनके भाई को तो छोड़ दिया गया है, वहाँ जेल में उनको जो है हिरासत में लिया गया था, कुछ देर उनको हिरासत में रखकर पुलिस ने उनको छोड़ दिया। वो उन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत का उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन वो हो गया। लेकिन मामला ये है कि जो बात आपने की है कि फवाद चौधरी हो या कोई और भी जो इस तरह की गिरफ्तारियाँ होती हैं, ये गवर्नमेंट का मिस एडवेंचर कहा जा सकता है, क्योंकि ये गले पड़ने वाली बात है कि आप एक शख्स को, ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर रहे हैं जिसका होगा, उन्होंने बिल्कुल ज़ुबान सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे इलेक्शन कमीशन के बारे में, वो कौन नहीं करता और किसके बारे में नहीं करता। यहाँ वज़ीर आज़म साहब जो हैं, जो भी होते हैं वक्त के, उनके खिलाफ जो है बड़ी नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, पार्लिमान के अंदर भी की जाती है, पार्लिमान के बाहर भी की जाती है। लेकिन मामला ये है कि क्या इस वक्त हुकूमत मिस एडवेंचर की मुकम्मल हो सकती है? तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि नहीं करना चाहिए था ऐसा, चूँकि फिर इनमें और बाकी लोगों में फ़र्क क्या रह गया? अगर माजी में हुकूमतों ने गलतियाँ की हैं तो क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है, क्या ये वही गलतियां दोहराएगी और इसी तरह करेंगे कि अपने सियासी मुखालिफिन को पकड़ कर बंद करेंगे? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके साथ ये किया, जो कि नून लीग ने, आपने देखा, मैंने भी देखा कि नून लीग वालों के साथ भी होता रहा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या उनके मुखालफत में ये भी उसी तरह करेंगे और क्या मिस एडवेंचर इसी तरह होते रहेंगे? शुक्रिया अरसलान भट्टी साहब, शुक्रिया हमारे कंबर जैदी, लाहौर और इस्लामाबाद के दोनों हमारे सीनियर नुमाइंदा ये कह रहे कि जो उन्होंने पूरी तफसील से बताया कि किस तरीके से पंजाब की पुलिस नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस अपने इस तरह के हथकंडों से, ऊपर से कहने वालों के हुक्म पर जिस तरह कार्रवाइयाँ करती है और ये जानते हुए भी कि स्क्रीनें उसे दिखा रही हैं। और मैं तो कहूँगा कि ख़ास तौर पर पंजाब की निगरान हुकूमत, जिसके सरबराह हमारे एक सहाफ़ी हैं जो ख़ुद मीडिया चलाते हैं, एक दानिश्वर की हैसियत से पहचाने जाते हैं, उनको साख को ज़रूर आज नुकसान पहुँचा होगा कि ये तो ख़ुद राना सनाउल्लाह ने भी कम अज़ कम इस तरह नहीं किया फवाद चौधरी या दीगर रहनुमाओं के साथ। हमारे साथ रहिएगा कि माशी महाज पर बड़े फैसले किए गए हैं, कौमी कहते हैं किफ़ायतशुमार कमेटी ने, क्या इससे मईशत को सुधार मिलेगा? इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद अली आपको खुशामदीद कहता है। माशी महाज पर हुकूमत कोशिश तो बहुत कर रही है, दावे भी कर रही है, और अभी कौमी किफ़ायतशुमार कमेटी की जो सिफारिशात आई हैं, क्या इससे
मईशत को संभाला मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% कहते हैं जी वज़ीर हम कर देंगे कोई 30 और जिनसे 15% कमी होगी। फिर लग्जरी गाड़ियों और भी बहुत सारी वादे वईद किए गए हैं 1 साल बाद। लेकिन इससे क्या वाकई वो जो हम IMF पे इंतज़ार कर रहे हैं कि वो डॉलर भेज दें, सऊदी भेज दें, चीनी भेज दें, और महंगाई का जो हाल है या मीशत का जो हाल है, अभी हम तो खुद शबर अली साहब हमारे साथ हैं, खुद इनका कहना है कि ये तो डिफ़ॉल्ट के करीब जा रहे हैं। शबर साहब, मैं आपको अभी फॉलो भी कर रहा था, और आपका क्या ख्याल है? आप तो ये जो इक़दाम किए गए कौमी किफ़ायतशारी की कमेटी की, इससे मईशत को कुछ संभाला मिल सकेगा शबर भाई? देखिए, मुझे एक बात बताएं कि 230 रुपए से डॉलर आज ऑफिशियल 252 रुपए हो गया। तो ये जो आपने 20-22 रुपए का इंक्रीज आज किया है, तो ये जो इन्होंने पिछले 2 महीने से ये 22 रुपए का जो ये कंट्रोल करके बैठे हुए थे, इसका खमियाजा कौन पे करेगा? तो ये जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं, और अब इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो हमने किया हुआ था ये गलत था और ये 252 रुपए है। आप इसको रियलाइज करें ना कि ये 232 से 252 हो गया, 20 रुपए का इंक्रीज है डॉलर में आज का, 20 रुपीज अ डे। तो ये जो आपने बात की अभी थोड़ी देर पहले कोशिश कर रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। ये कोई कोशिश नहीं कर रहे और इनके बस का काम नहीं है और चीजें इनके हाथ से निकल गई हैं। बल्कि मैं इससे एक आगे बात कहता हूं, पाकिस्तान की रियासत के हाथ से अपनी माशी पोजीशन निकल चुकी है। IMF का अगर ट्रांच आ भी जाता है और हमें रोल ओवर मिल भी जाता है, इसके बाद भी कोई आपके पास आप ये नहीं कह रहे कि आप डिफॉल्ट के खतरे से दूर हो जाएंगे या आपकी महंगाई कम हो जाएगी। तो मेरा सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि ये जो बिलावजह की बातें हैं ना कि जी ऑस्टेरिटी कमेटी से मीटिंग हो गई, तनख्वाहें कम कर दी, ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला और ये अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। तो ये जो मुझे फॉलो कर, अब ये जो IMF कर रहे थे, जिनसे गालिबन उन्होंने भी मौखर कर दिए 6 माह, सऊदी अरब और चाइना जो बड़े करीबी दोस्त हैं उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जो गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने कुछ तजावीज़ लेके आए कि जी जो जहाज़ खड़े हुए हैं इम्पोर्ट के लिए हम उसको रिलीज दे रहे हैं, मतलब ये आप भी समझ रहे हैं कि कोई ऐसा कदम जो मुझे आप बताएं ना रेलवी साहब, मुझे एक बात बताएं, जो बात मैं कह रहा हूं पिछले 2 महीने से या 4 महीने से, वो सही हो रही है या फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं वो सही हो रही है? तो कौन ज्यादा जानता है पाकिस्तान के बारे में? मुझे बताएं कि मैंने जो बातें आपसे कर रहा हूं मुस्तकिल करे जा रहा हूं और कहे जा रहा हूं कि यार ये इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, एक उसको फॉलो कर लें, और ये जो गवर्नमेंट कर रही है उसको फॉलो कर लें। तो इसका मतलब है कि इनसे ज्यादा तो मैं जानता हूं। तो ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये बातें तो फिर मैंने कल सवाल ये डॉक्टर अशफाक से भी किया था। मैं आपसे कहूंगा कि फिर हम क्या समझें? यानी मुल्क से सिंसियर नहीं है, मुल्क से सिंसियर नहीं है क्या? ये पैट्रियोटिक नहीं है क्या? इन्हें आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है क्या? ये मुल्क के इनका कोई, ये तो बड़े दावे करते हैं कि जनाब हमसे ज्यादा मुहब्बतन कोई नहीं है। मेरी एक बात सुने, नलायकी का ताल्लुक पेट्रियटिज्म से नहीं होता। अगर कोई बंदा नलायक है तो वो भी तो पेट्रियटिज्म हो सकता है ना। नलायक जानबूझ के, नलायकी जानबूझ के की जाती है, नलायकी खुद ब खुद हो जाती है। नलायक होता है, नलायक होता है। एक बच्चा जो है उसको आपने पाला है, जब वो हरी में उसके बाप ने पैसे छोड़ गया, वो हरी में खा रहा था। अब जब उसे काम करना पड़ा है वो मर गया है। ये बिल्कुल पोजीशन है। इन्होंने कभी जिंदगी में कोई प्रेशर वाला काम किया नहीं। अब इनको जब काम करना पड़ा तो इनकी तबीयत साफ हो गई। शहबाज शरीफ साहब तो बहुत एक्टिव काम करते थे ना, वो सुबह 7 बजे आते हैं, सुबह 5:30 बजे अगर वो आ जाएंगे और सारी रात काम करेंगे, अगर शहबाज शरीफ साहब सुबह आ जाए 5 बजे और सारी रात काम करें तो क्या पाकिस्तान ठीक हो जाएगा? ये बिलावजह की बातें छोड़ दें। जो मैं कह रहा हूं उसको आप लिख लें, जो मैं कहूंगा वही होगा। मैं आज आपको मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूं भाई, तुम्हारे पाकिस्तान की रियासत के अकाउंट नहीं मिल पा रहे हैं,
तुम इसको सही पहले एक्सेप्ट करोगे नहीं मिल रहे हैं, फिर सही करोगे। तुम जो लोगों को ये चक्कर दे रहे हो कि मिल रहे हैं और हमने कोई मसला नहीं है, हम इसको सही कर लेंगे। यार आपने आज 20 रुपए डॉलर बढ़ा दिया, शर्म आनी चाहिए हमें कि आपने 2 महीने तक हवाले के पैसे को हवाले बनाए। और क्या ये तो हमारे डार साहब बड़ी तैयारियों से आए थे, कह रहे थे IMF से ब्रीफिंग लेके आए हूं, बड़े लोडेड आए थे, बड़ी और लोग कहते थे डॉक्ट्राइन, क्या हुआ उसका? मैंने कभी कहा आपको, मेरे मुंह से नाम सुना है कभी आपने इन लोगों का? कभी आपने मेरे मुंह से इनका नाम सुना है, या मैंने कभी इनको एडमायर किया या सोचा है? मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारी प्रोफेशन के आदमी है। और भाई जिस किसी के हर काम के मसला नहीं होता, छोड़ देना इस बात को। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये जो आज 20 रुपए डॉलर बढ़ा है पाकिस्तान में, इसका जिम्मेदार कौन है? जिसके चक्कर में पाकिस्तान की 1.5 से 2 बिलियन की रेमिटेंस कम हो गई, जिसके बुनियाद पर पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की प्रोसीड नहीं आई, इसका जिम्मेदार इसका केस किस पे बनेगा? ये केस किससे बनेगा या नहीं बनेगा कि ये जो कुछ कर रहे थे 2 महीने से ये गलत था? आज एडमिट कर लिया गलत था, एडमिट किया ना। पहले ये एडमिट किया कि मिफ्ता गलत था, मिफ्ता को बाहर निकाल दिया। अब आज ये एडमिट कर लिया कि डॉलर को बैलेंस करना गलत था, कल को ये कहेंगे कि पाकिस्तान को चलाना गलत था। ओ भाई खुदा का वास्ता है, इनको फॉलो करना छोड़ दें और एक पैट्रियोटिक पाकिस्तानी की तरह, अक्लमंद पाकिस्तानी की तरह नादान दोस्त, मुझे तो ये नादान दोस्त लगते हैं बेचारे। लेकिन शब्बर भाई फिर लोग ये भी तो कहेंगे कि आप जिस गवर्नमेंट से वाबस्ता कुछ अरसे रहे वो भी फेल, शरीफ भी फेल, जरदारी फेल, अब कहां से लोग लाएंगे हम? क्या फिर मेरी बात सुने, मैं वाबस्ता जरूर रहा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान की गवर्नमेंट और जो उसके बाद केयर टेकर्स, ये बाद में ये लोग आए हैं, क्या इमरान खान की गवर्नमेंट से ये बेहतर हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी, और मैंने कभी उस गवर्नमेंट को सपोर्ट भी नहीं किया। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये बेहतर है? और मैंने आपको पहले भी प्रोग्रामों में कहा है कि भाई ये जो सियासतदानों की, पॉलिटिक्स की सियासतदान और जो पॉलिटिकल पार्टी के पास बंदे बैठे हुए हैं, ये आप पहली बात तो मुझे ये बता दें कि ना इसहाक डार साहब सियासतदान है, ना शौकत तरीन साहब सियासतदान है, ना उनकी दोनों की कोई सीटें हैं, ना ये असेंबली में आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 342 की ऐवान में हम फाइनेंस मिनिस्टर पैदा नहीं कर सकते। पहले तो ये फैसला हो गया ना जी। तो अब अगर आपने सेनेट के थ्रू लाना है और सेनेट के थ्रू आके एक टेक्नोक्रेट ने ही गवर्नमेंट चलानी है, तो भाई अमेरिका से पढ़ा लिखा आदमी ले आओ ना, क्यों टाइम जाया कर रहे हो? मेरी बात समझे ना क्या कह रहा हूं? अगर आपने डार साहब टेक्नोक्रेट ही है ना, और शौकत तरीन साहब टेक्नोक्रेट है, कोई पॉपुलर लीडर तो नहीं है, ठीक है? तो अगर टेक्नोक्रेट ने ही पाकिस्तान की वजीर खजाना को चलाना है, तो फिर भाई को पढ़ा लिखा आदमी को हार्वर्ड से, कोई MIT से, कोई ऑक्सफोर्ड से लाके बैठाओ। लेकिन शब्बर जैदी साहब, इसका ऐसा तो लगता है कि ये किसी आदमी के हाथ में ही नहीं है। चले मैं आपसे पूछूंगा, फिर ना लोग ये कहेंगे अच्छा शब्बर जैदी साहब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और आमतौर पर लोग कहते हैं लोग बाहर बैठकर क्रिटिसिज्म करना आसान होता है, लेकिन फिर वो बताएं कि फिर क्या करें? 1 2 3 4 आप तजवीजें दें ताकि लोगों को पता चले। मैंने आपको, देखिए मेरी बात सुने, 1 2 3 4 मैं बताता हूं। मैंने 1 2 3 4 कहा, मैंने गवर्नमेंट से करवाया, इन्होंने नहीं किया ना। मैंने कहा कि बाजार बंद करें, 6 बजे किया इन्होंने बाजार बंद? ओके, नहीं किया। मैंने इनसे कहा कि पेट्रोल की राशनिंग करें, इन्होंने की। मैंने इन्हें कहा कि ये जो हज और उमरा है ये बंद करें, इनको सेल्फ फाइनेंसिंग करें, इन्होंने की। मैंने इन्हें कहा कंटेनर को यूज करते हैं प्रॉपर्ली, इन्होंने किया। मुझे बताया ना आप क्या बात करें। मैंने इन्हें कहा 5,000 का नोट बंद करें, इन्होंने किया। मैंने जब चेयरमैन FBI था, मैंने कहा हर बंदा जो परचेज करेगा वारंटी कार्ड देगा, इन्होंने किया। मैंने कहा ट्रैक एंड ट्रेस लाओ, इन्होंने किया। आपको पता है इस साल ट्रैक एंड ट्रेस नहीं चल रहा है। ये क्या बात कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ रास्ता, मैं सब सिंपल बता रहा हूँ ना मुजाहिद इब्राहिम साहब। आप मुझे बताएं वो कौम कैसी कौम है? बांग्लादेश के पास 40 बिलियन के रिजर्व्स हैं, वो अपने बाजार को 7 बजे बंद कर रहे हैं कंजर्वेशन एनर्जी में। हमारे पास नेगेटिव रिजर्व की तरफ हम जा रहे हैं और हम अयाशी करके 12 बजे रात तक अयाशी कर रहे हैं और बिजली जला के बैठे हैं। तो लानत नहीं है ऐसे लोगों पर जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे बताएं ना, मैंने आपके सामने रखा है, क्यों नहीं बाजार बंद हो रहे हैं? आपने बिल्कुल बजा फरमाया। शब्बर जैदी साहब ने 1 2 3 4 जो हमारे कहने पर पहले भी कहते रहे, और उनका है कि ये इक़दाम नहीं करेंगे तो अब रियासत के खास से मईशत नहीं निकल ही चुकी है। और अब तो मैं देख रहा था कि 1 से ज़्यादा लोग फिर डिफ़ॉल्ट की गर्दान करना शुरू कर दी है।
ब्रेक के बाद आएंगे तो डॉलर के हवाले से कहेंगे कि बात करेंगे कि कहा जा रहा है डॉलर आज़ाद हो गया। गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद डॉलर पे। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बल्वी आपको खुशामदीद करता है और शहर सुर्खियों में जश्न मनाया जा रहा है कि डॉलर आज़ाद हो गया। मुफ्ता साहब ने दावा किया, सागडार ने दावा किया, हुकूमत की तमाम टीम कहती रही डॉलर को इस्तेहकाम आएगा, लेकिन जो डॉलर की सूरत हाल है डॉक्टर साहब के कहने के बावजूद वो न संभली। लेकिन अब कोई बड़ा फ़ैसला किया गया है। हमारे साथ मलिक बोस्तान है, सदर फॉरेस्ट एसोसिएशन, डॉलर के किंग समझे जाते हैं। मलिक साहब शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो ये मैं समझना चाह रहा हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से मलिक साहब के ये क्या कैप है, बड़ा शोर हो गया है जो हटा लिया गया है मलिक साहब। बाटल के ऊपर आप कैप लगाते हैं, ढकना लगाते हैं, तो हमने डॉलर के जिन को बाटल में बंद करके कैप किया था, लेकिन वो बोतलों को तोड़ ताड़ के बाहर निकल आए, तो हमने बहुत फायदा क्या ऐसे कैप का जो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इसके बेहतर कैप हटा दो, बोतलें ना तोड़ो। तो हमने ये कैप हटाने का मकसद है, डॉलर को हमने लगाया तो था शायद ना हमारी पब्लिक सस्ता डॉलर खरीदने के लिए बाइकाट करेगी, ये डॉलर खरीदने के लिए हमें बेचेगी। तो हमने जब कैप लगाया, अपील की गवर्नमेंट आवाम से कि आप महंगा ना खरीदें, ब्लैक में जाकर नहीं फरोख्त करें, लेकिन और उसका उल्टा ही असर हुआ। पूरी आवाम इस वक्त पूरा अपना डॉलर जो है ब्लैक मार्केट में सेल कर रही है, और क्योंकि वहाँ हमारा रेट और उनका रेट में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इस तरह वर्कर रेमिटेंस हवाला मार्केट वाले बाइंग कर रहे हैं वहाँ दुबई से, उनका रेट का 35 रुपये का फ़र्क है। तो हमारी एक वर्कर रेमिटेंस कम हो गई है, एक्सपोर्ट हमारी 1 अरब डॉलर कम हो गई है, 500 मिलियन एक्सचेंज कंपनियों के कम हो गए, 2.5 अरब डॉलर एक महीने के हमारे कम हो गए हैं। हमारे इस वजह से हमें मजबूरन ये कैप हटाना पड़ा है, ताकि ब्लैक मार्केट का मुकाबला रेट से कर सकते हैं, ना डंडे से कर सकते हैं, ना अपीलों से कर सकते हैं। ये आवाम और कहती है कि हमें वही रेट दो जो मार्केट का रेट है। तो इसका मकसद ये जो आप मलिक साहब कह रहे हैं कि आपके एसोसिएशन से जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात हुई, सारे मुतालबात मान लिए गए, तो इससे हम समझें कि रुपए की कदर बढ़ेगी, डॉलर को इस्तेहकाम मिलेगा? नहीं, हमारे मुतालबा नहीं मानेंगे। हमने तो एक मुतालबा किया था, हमें डॉलर दे दें, वो भी नहीं दे रहे। बाकी हमने मुतालबा किया था, हमारी वर्करों में डेली 15 मिलियन डॉलर पर डे आती है, और उसमें से पहले इजाज़त थी कि 80% पब्लिक को बेचें, 20% बैंकों को बेचें। अब उसमें भी पाबंदी लगा कि 100% आप बैंकों को बेचें, तो वो भी नहीं मुतालबा माना गया। हमने कहा कि हमें खुदारा जो है हमारा एक्सपोर्ट का जो डॉलर आएगा वो हमें दे दें, वो भी वादा किए गया, वादा वफा होता है या नहीं होता। ये अब स्टेट बैंक का काम है, वो उस पर अमल करता है, करवाता है, नहीं करवाता है। हमारे कमर्शियल बैंक इतने मुँह जोर हो गए, वो स्टेट बैंक को भी खातर में नहीं लाते, तो हमें क्या खातर में लाएंगे। लेकिन मलिक साहब ये वाली बात, बुनियादी बात तो ये है ना कि हम लग्जरी गाड़ियाँ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लग्जरी आइटम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, सरकारी वफूद भी जा रहे हैं, वो अफगान अलग जा रहा है पैसा। तो मेन तो ये चीज़ें करनी थी ना। आपने जो इक़दाम किए, अगर गवर्नमेंट के साथ के बैठ कर, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा डॉलर पर कि और पाकिस्तानी रुपए की कदर पे? जी देखो, हुकूमत को कुछ फैसले करने हैं। मैंने सागडार से 2 हफ्ते पहले मीटिंग की थी। ये सारी चीज़ें मैंने लिख के दी हैं, आपने कॉन्फ्रेंस में भी पढ़ा होगा कि 2 अरब डॉलर हर महीने हमारे अफगान ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं। हुकूमत ने जब से इम्पोर्ट ड्यूटियाँ बढ़ाई हैं 200 से 400% की हैं, हमारे इम्पोर्टरों ने उसका ये हाल निकाल लिया है। वो अफगान ट्रांसपोर्ट क्योंकि ड्यूटी फ्री आते हैं आइटम, वो अफगान भेजते हैं, फिर वापस स्मगलिंग होकर पाकिस्तान ले आते हैं। और इसी तरह जो आपने कहा 15,000 डेली लोग सफ़र करते हैं, 1.5 मिलियन डॉलर 15 मिलियन डॉलर हमारा वहाँ डेली जा रहा है। उसको मैंने कहा जी उसका अफगान और पाकिस्तान लगाए, ये कौन सा मुश्किल काम है। 15,000 आदमियों के 15 मिलियन डॉलर रोज़ के बचा सकते हैं। और ये इसी तरह अफगान ट्रेड जो है वो जो हम कर रहे हैं कोयले का और सब्जियों का, उसको हमने कहा जी इसको ऑफिशियल कर दें, LC खोल दें पाकिस्तानी और अफगानी रुपए में। वो नहीं किया, अमल नहीं हुआ। ये तो हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने करने, हमने तो करना ही नहीं है। और ये चीज़ें हम अमल करके इस तरह लग्जरी, मैं तो कहता हूँ इस वक्त हुकूमत को तमाम जितनी भी गाड़ियाँ, हर तरह की गाड़ियाँ बिल्कुल बैन कर दें। जो बिल है
वो एनर्जी का $3 अरब माना है, 36 अरब साल का बनता है एनर्जी बिल। हम कैसे पाकिस्तान इसको सर्वाइव करेगा, कहाँ से करेगा, कहाँ से बचत करेगा? हमें उसके ऊपर पाबंदी लगाने तक तैयार नहीं है। ना ही हम राशनिंग कर रहे हैं, ना ही हम बचत कर रहे हैं, ना आवाम कर रही है, ना ही हुकूमत कर रही है। तो ये आप वाली बात सही है। मलिक कम से साहब, कम हम तो ये समझ रहे थे कि आज आपके और उनके दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, डॉलर आज़ाद हुआ है, उससे बेहतरी की आएगी, लेकिन आप तो तमाम पहलू दिखा रहे थे जिससे कोई रोशन नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।